नमस्कार साथियों, आप सभी का एग्जाम टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस कक्षा में अपन जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का जो बीई के जो पेपर होता है वो फर्स्ट सेम में होता है और बीएससी बीकॉम के होता है सेकंड सेम में। अपन आज इसका वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि आपका इसका पुराना पेपर किस प्रकार से आया है, कौन से पार्ट से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार से आपका इजीली ये पेपर निकल सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये पेपर आपका जो थ्योरी बेस नहीं है, एमसीक्यू बेस है और 80 अंक का आपका पेपर होगा। तो अपन प्रश्नों को इसके साथ में व्याख्या वगैरह सब दी हुई है, आप आराम से पढ़ सकते हो। तो आपके सामने प्रश्न संख्या 1 है, वो है भास धातु से क्या अर्थ है। भास धातु से क्या अर्थ है? तो देखिए, हिंदी शब्द भाषा की उत्पत्ति संस्कृत की भास धातु से हुई है। हिंदी का जो अपना शब्द है भाषा, इसकी उत्पत्ति संस्कृत के कौन से शब्द से हुई है? भास धातु से हुई है। भास का अर्थ होता है व्यक्त वाणी में बोलना, अर्थात अपने विचारों को प्रकट करना। यानी कि भाष का मतलब होता है अपने विचार है उनको अपन क्या करना है? प्रकट करना है। मनुष्य अपने विचारों का विनिमय इसी वाणी के माध्यम से करता है। यानी कि मनुष्य अपने विचारों का जो प्रकट है वो किसके? भाष के माध्यम से करता है। अर्थात भाष का मतलब क्या होता है? बोलना, अर्थात विचारों को क्या करना है? विचारों को व्यक्त करना, विचारों को व्यक्त या प्रकट करना, विचारों को व्यक्त या प्रकट करना। अगला प्रश्न है कि मानक हिंदी की आधार बोली कौन सी है? मानक हिंदी है, उसकी आधार बोली यानी कि जो अपने हिंदुस्तान में जो हिंदी चलती है, इसकी जो मानक हिंदी की आधार बोली है वो कौन सी है? तो मानक हिंदी की जो अपनी आधार बोली है वो हिंदी में कौन सी है? खड़ी बोली है। कौन सी है? खड़ी बोली। अब देखिए, वर्तमान साहित्यिक व प्रशासनिक मानक हिंदी का व्याकरणिक और व्यावहारिक विकास मुख्य रूप से पश्चिमी हिंदी की उपभाषा खड़ी बोली पर आधारित है। हिंदी का जो भी आज के समय विकास हो रहा है, जो भी लेखन कार्य हो रहा है, वो सारा का सारा किस में हो रहा है? खड़ी बोली में हो रहा है। और खड़ी बोली को और कोरवी भी कहते हैं। ऑप्शन में यदि खड़ी बोली नहीं आता, इसकी जो कोरवी आता, तो भी आपका क्या होता? उत्तर सही होता और आपको ये करना पड़ता। इसका मुख्य क्षेत्र दिल्ली मेरठ के आसपास है। अब प्रश्न आ जाए कि खड़ी बोली या कोरवी का जो मुख्य क्षेत्र है वो कहाँ है? तो दिल्ली मेरठ के आसपास का जो क्षेत्र है वो कौन सी का है? खड़ी बोली या कोरवी का है। और ये हिंदी की कैसी है? हिंदी की आधार बोली है। हिंदी की कौन सी बोली है? आधार। अगला प्रश्न है मातृभाषा किसे कहते हैं? प्रश्न है कि मातृभाषा किसे कहते हैं? तो दो राज्यों के बीच की भाषा, क्या राज्यों के बीच की भाषा होती है? नहीं होती है। विद्यालय की भाषा होती है? नहीं। तो मातृभाषा वो भाषा होती है जो अपन किससे सीखते हैं? परिवार से। अपने परिवार से जो भाषा अपन सीखते हैं उसको अपन मातृभाषा कहते हैं। तो देखिए, बालक अपने जन्म के बाद अपने माता पिता, परिवार और निकटतम सामाजिक परिवेश से जिस भाषा को प्राकृतिक रूप से सुनता और सीखता है उसे मातृभाषा कहा जाता है। ये भाषा अर्जन की प्राथमिक सीढ़ी है। कोई भी बच्चा समाज से, माता से, पिता से जो भाषा सीखता है उसे अपन मातृभाषा कहते हैं। और ये जो अर्जन की प्राथमिक सीढ़ी है, प्रश्न ये भी आ सकता है कि भाषा अर्जन की प्राथमिक सीढ़ी कौन सी है? तो कोई भी भाषा अपन प्राप्त करते हैं तो सबसे पहली जो सीढ़ी है वो है मातृभाषा। मातृभाषा अपन सबसे पहले सीखेंगे, उसके बाद में अपन दूसरी भाषाएं सीखेंगे। अगला प्रश्न है मानक भाषा की विशेषता है। यानी कोई भी एक मानक या प्रामाणिक जो भाषा होती है उसकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है? तो देखिए, भाषा में स्वायत्तता, यानी कि कोई भी भाषा होती है वो उसका स्वतंत्र होना है ना, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एक रूपता, यानी कि भाषा है वो सभी जगह एक रूप होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके साथ में भाषा हमेशा कैसे होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, उसमें किसी प्रकार की ज्यादा खामियां नहीं होनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी। अब आपके कोई भी यदि उत्तर आए या प्रश्न आए उसके अंदर उपयुक्त सभी ऑप्शन है। कॉलेज के एग्जाम है, कॉलेज के जो एग्जाम है कॉलेज, इसके अंदर यदि उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन है तो आपका ऑप्शन डी ही सही होगा लगभग। अब देखिए, उपयुक्त सभी किसी भी परिनिष्ठ या मानक भाषा में उसकी स्वतंत्र सत्ता, यानी कि भाषा हमेशा कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र होनी चाहिए। समस्त भाषा क्षेत्र में एक जैसी वर्तनी व्याकरण के नियम, यानी कि वर्तनी और व्याकरण पूरी जगह एक जैसे होने चाहिए। इसके साथ में अर्थ संशय रहित होनी चाहिए। और भाषा होनी कैसे चाहिए? संशय रहित, किसी प्रकार का डाउट नहीं हो कि ये होगा या वो होगा। अगला है कि भाषा की मूलभूत इकाई क्या है? भाषा की मूलभूत इकाई क्या है? तो भाषा की मूलभूत इकाई है वो अपने वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण। भाषा की सबसे छोटी और अविभाज्य लिखित इकाई को वर्ण तथा मौखिक रूप से ध्वनि। अब प्रश्न आ जाएगी भाषा की मौखिक रूप से, कौन से रूप से? मौखिक रूप से सबसे छोटी इकाई है तो वो है ध्वनि, जबकि लिखित रूप से अपन बात करें तो वो कौन सी है? वर्ण है। अब इसके अंदर यदि ध्वनि होता तो अपन ध्वनि को कहते, परंतु यहाँ पर ध्वनि ऑप्शन ही नहीं है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्दों से वाक्य और वाक्यों से समुच्चय से अनुच्छेद का निर्माण होता है।
सबसे पहले वर्ण होते हैं, वर्णों शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। इस प्रकार से अपना एक अनुच्छेद तैयार होता है। अनुच्छेद वो वाला नहीं, पूरा मतलब एक पैराग्राफ। अतः वर्ण ही मूलभूत आधार है, वर्णों के बिना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में मान्यता कब मिली? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता है वो 1949 में मिली थी। वो मिली थी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को मान्यता मिली, और जिसके कारण ये 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते। तो देखिए, स्वतंत्र भारत में 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। अब प्रश्न आ जाएगी हिंदी की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी। हिंदी की लिपि, प्रश्न ऐसा आ सकता है, हिंदी की लिपि, तो लिपि कौन सी है? देवनागरी। देवनागरी। इसी निर्णय को संविधान के अनुच्छेद 343A में स्थान दिया गया। अब प्रश्न आ जाए कि भाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद? तो 343A में, और वो अपनी हिंदी भाषा जो है इसको संविधान में जगह दी गई। अगला, देवनागरी किस भाषा की लिपि है? देवनागरी है वो किस भाषा की लिपि है? तो देखिए, देवनागरी वो हिंदी की भी है, मराठी की भी है और संस्कृत, यानी कि सभी भाषाओं की, इसके साथ नेपाली वगैरह बहुत सारी भाषाएं, उन सभी की जो देवनागरी है वो क्या है? लिपि। देवनागरी भारत की अत्यंत वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपि है। ये न केवल हिंदी की, ये हिंदी की नहीं, इसके साथ में प्राचीन संस्कृति के साथ भाषा संस्कृत, ये संस्कृत की, मराठी की, नेपाली की और कोंकणी, अनेक भाषाएं, इन सभी की है ना जो लिपि है वो कौन सी है? देवनागरी। अर्थात देवनागरी लिपि है वो बहुत ही ज्यादा कैसी है? वैज्ञानिक लिपि है। अगला प्रश्न, देवनागरी का विकास किस लिपि से हुआ है? देवनागरी है इसका विकास है वो किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी का विकास है वो ब्राह्मणी और लिपि से हुआ है। आपने पढ़ा होगा ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि, उसमें से जो देवनागरी का विकास है वो किससे हुआ है? वो हुआ है ब्राह्मणी लिपि से। भारत की अधिकांश लिपियों का विकास प्राचीन ब्राह्मणी लिपि से हुआ है। भारत की जो प्राचीन जो लिपि है ब्राह्मणी, इससे हुआ है। ब्राह्मणी से गुप्त लिपि, गुप्त से कुटिल लिपि और कुटिल लिपि से पश्चिमी रूप में अत्यंत नागरी और तत्पश्चात देवनागरी का विकास सुनिश्चित हुआ। अब देखो, पहले ब्राह्मणी हुई, ब्राह्मणी से कौन सी लिपि बनी? गुप्त लिपि। गुप्त से कौन सी बनी? कुटिल लिपि। कुटिल से कौन सी बनी? पश्चिम के अंतत नागरी, और नागरी के बाद में कौन सी बनी है? देवनागरी। इस प्रकार से इसका विकास हुआ है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो अपन ने देखा था 1949 को हिंदी को संवैधानिक मान्यता मिली थी। उसके बाद में हिंदी को जो हिंदी दिवस है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार की जाने की स्मृति को सदैव ताजा रखने के लिए राजभाषा के प्रचार प्रसार हेतु राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के अनुरोध पर 1953 से प्रतिवर्ष। अब प्रश्न आ जाए कि 14 सितंबर को जो अपने हिंदी दिवस मनाया जाता है ये कब से शुरू हुआ? तो ये हुआ है 1953 से। 1953 से ये मनाना शुरू किया गया। क्या? राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बोली से क्या आशय? इनकी बोली क्या होती है? तो देखिए, एक कोई सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली कोई भी एक लिमिटेड एरिया होता है, उसमें जो अपन भाषा बोलते हैं उसे अपन बोली कहते हैं। भाषा के स्थानीय या प्रादेशिक मौखिक रूप को बोली कहा जाता है, यानी कि एक निश्चित जो एरिया होता है उसमें जो बोले जाते हैं उसको अपन बोली कहते हैं। ये एक अत्यंत सीमित या छोटे भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है। इसका कोई व्याकरण सम्मत लिखित या एक रूप या व्याकरण साहित्यिक आधार साधारण नहीं होता, यानी कि इसका कोई व्याकरण वगैरह नहीं होता। हर एक व्यक्ति अपने एरिया के हिसाब से अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं हर एक गांव की भाषा होती है वो अलग होती है, या हर एक कम्युनिटी की भाषा होती है या फिर बोली होती है वो क्या होती है? अलग होती है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रभाषा की विशेषता क्या है? तो अभी अपन ने यही बात की थी कि जिस भी प्रश्न में अपना उपयुक्त सभी आए तो वो ही आपका उत्तर सही होगा, क्योंकि देखो राष्ट्रभाषा में राष्ट्रीय एकता में सहायक राष्ट्रभाषा सही है कि राष्ट्रभाषा के माध्यम से पूरे देश में एकता बनी रहे। अगला, बहुसंख्यक लोगों की भाषा, यानी कि राष्ट्रभाषा होगी उसको ज्यादातर लोग बोलेंगे। अब देखो, अपने भारत में मान लो कि 80% लोग है वो हिंदी बोलते हैं, 10% इंग्लिश और 10% है अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं। मेनली अपन हिंदी का ही ज्यादातर यूज करते हैं। 70% यदि हिंदी की यूज करें ना तो भी देखो कि वो बहुसंख्यक लोगों की क्या हो जाएगी? भाषा। और राष्ट्रीय संस्कृति की प्रतिनिधि, यानी कि अपने राष्ट्र की एक भाषा होगी तो अपन इसका प्रतिनिधित्व आगे कर सकते हैं। उपयुक्त सभी।
राष्ट्रभाषा किसी भी स्वाधीन राष्ट्र के बहुसंख्यक नागरिकों की भाषा होती है। स्वाधीन का मतलब खुद के अधीन है कि उस राष्ट्र के लोग है वो क्या है, स्वतंत्र है और उनकी खुद की क्या है, एक भाषा है। ये संपूर्ण देश को भावनात्मक रूप से आपस में जोड़कर राष्ट्रीय एकता में सहायक बनती है। अब प्रश्न आ जाए कि राष्ट्र जो भाषा होती है वो होती है राष्ट्र के खिलाफ होती है, राष्ट्र के एकता में सहायक होती है। तो राष्ट्रभाषा होती है और राष्ट्र के क्या होती है, एकता में बहुत ज्यादा सहायक होती है और देश की गरिमा, इतिहास और राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है। यानी कि देश की जब एक भाषा होगी तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति एक भाषा में यदि भाषण देंगे तो इससे लोगों को, आम जन को भी समझ में आएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? अब स्वर जो दो प्रकार के, ह्रस्व और दीर्घ, तो इसमें दीर्घ कौन सा है? तो देखिए अ, ई, री, आ। तो इसमें से दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर को कितने प्रकारों में बांटा है? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों को दो प्रकार से बांटा है, एक है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। अब ह्रस्व में कौन कौन से? चार ही, अ, ई, उ और री। इसके अलावा दीर्घ में कौन कौन से आते हैं? तो दीर्घ में आता है एक आ, इसके साथ ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये उच्चारण के अनुसार दो गुना समय लगता है, इसलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। तो अपने ह्रस्व में कौन से? अ, ई, उ और री। उसके बाद दीर्घ में आ जाएंगे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और आ कौन सा है? दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट, निम्न में से तालु व्यंजन नहीं है, वो कौन सा व्यंजन है जो अपने तालु से नहीं बोला जाता है? तो देखिए ग, ग नहीं है, क्योंकि क वाली जो लाइन होती है वो लाइन होती है अपने कंठे। क वाली लाइन कौन सी होती है? क वाली कंठे होती है। ज, ज, ज और च, ये आपके ना ये तालु से बोले जाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण तालु या जीभ से स्पर्श होता है उन्हें अपन क्या कहते हैं? तालु व्यंजन कहते हैं। अब च है, च है, ज है और झ, ये चारों है, ये कौन से है? तालु। जबकि ग कौन सा है? तो ग है अपने कौन सा है? कंठी। समझ में आया कि भाई क, ख, ग, घ ये कंठी है, इसके साथ में च, च, ज और ज ये कौन से? तालु है। पहला वर्ड क आ रहा है तो क वाली लाइन कौन सी है? कंठी। और कंठ के बाद में तालु आ रहा है तो च वाली लाइन कौन सी है? तालु है। अगला, छ, त्र, ज्ञ और स्र व्यंजन है। अब ये कौन से व्यंजन है? तो ये व्यंजन है, इनको अपन कहते हैं संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन? संयुक्त व्यंजन। यानी संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिसमें दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। तो देखिए दो अलग अलग व्यंजनों के संयोग से बनने वाले वर्ण कौन से क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने है? 4 है, छ, त्र, ज्ञ और स्र। अब देखिए ये जो छ है ये किससे बना है? तो ये अपने बना है क और स से, क और स से। त्र है तो त्र देखो ये बना है त और र से। अगला ज्ञ, ज्ञ है जो ज, धन, ये से बना है। और अगला है स्र, स्र है जो स और र से बना है। तो इस प्रकार से ये बनी हुई, इसमें एक नहीं दो दो जो व्यंजन आ रहे इस हिसाब से। अगला, अनुनासिक चिन्ह कौन सा है? अब अनुनासिक जो चिन्ह है उसके बारे में आपको पता लगाना है। तो चंद्र बिंदु होता है, चंद्र बिंदु क्या होता है? अनुनासिक होता है, जिसके अंदर अपन बोलते समय ना उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों का सहारा लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, एक तो मुंह और उसके साथ नाक दोनों से हवा निकलती है, उससे अपन अनुनासिक स्वर कहते हैं। और ये कौन सा है? चंद्र बिंदु। इन्हें लिखित रूप में दर्शाने के लिए शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है। शिरोरेखा ये वाली और शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु का यूज किया जाता है, जैसे चांद, आंख, केवल अनुस्वार। अगला, संपर्क भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? संपर्क भाषा की जो आवश्यकता पड़ती है, संपर्क भाषा से क्या तात्पर्य है या उससे क्या फायदे होते हैं, इसके बारे में। तो देखिए संपर्क भाषा से क्या होता है? सामाजिक मेल मोल, पर्यटन, व्यापार या उपयुक्त सभी। तो मैंने कहा कि जिसमें उपयुक्त सभी आ रहा है तो वो आपका निश्चित उपयुक्त सभी ही आएगा, क्योंकि सामाजिक जो संपर्क भाषा होगी इसमें लोगों में आपसी मेल जोल होगा। ठीक है। अगला है व्यापार। जब राजस्थान का लोग गुजरात जाएगा, यदि उसको गुजरात में भी हिंदी बोली जा रही है, यदि एक ही भाषा होगी तो या फिर वहां की भाषा यदि सीखा हुआ होगा तो व्यापार आसानी से कर पाएगा। और पर्यटन में अपन को क्या करती है? मदद करती है।
संपर्क भाषा वो माध्यम है जिसके द्वारा अलग अलग भाषा बोलने वाले समुदाय आपस में संवाद स्थापित करते हैं, सामाजिक संबंधों को प्रकट करने, राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक विनिमय करने और देश के विभिन्न राज्यों में पर्यटन को सुविधा के लिए अनिवार्य। यानी कि विभिन्न प्रकार व्यापार के लिए, पर्यटन के लिए, सामाजिक मेलजोल के लिए संपर्क भाषा है वो बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, हिंदी की उपभाषाओं की कितनी संख्या है? हिंदी की जो उपभाषा है वो कितनी संख्या है? तो हिंदी की उपभाषाओं की जो संख्या है वो कितनी है? 5। हिंदी भाषा क्षेत्र को मुख्य 5 उपभाषाओं में बांटा गया है। अब 5 कौन कौन से? पहली है पश्चिमी हिंदी, पहली कौन सी? पश्चिमी हिंदी। दूसरा है पूर्वी हिंदी, तीसरा राजस्थानी हिंदी, चौथा पहाड़ी हिंदी और पांचवा बिहारी हिंदी। तो पहली है पश्चिमी, दूसरी पूर्वी हिंदी, तीसरी राजस्थानी हिंदी, चौथा पहाड़ी हिंदी और पांचवी बिहारी। और इन उपभाषाओं के अंतर्गत कुल प्रमुख बोलियां, अब प्रश्न आ जाए कि हिंदी की बोलियां, तो बोलियां कितनी है? तो बोलियां आपके 17। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अल्पप्राण ध्वनि, निम्न में से अल्पप्राण ध्वनि। तो अल्पप्राण और महाप्राण, जिसमें अल्प में कम समय लगता है और महाप्राण में अधिक या ज्यादा सांस फूलती है। तो देखिए, प्राणवायु या मुख से निकलने वाली हवा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण तथा अंतस्थल य, र, ल, व अल्पप्राण कहलाते हैं। अब देखो, कोई भी वर्ण, कोई भी वर्ग है, उसका पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, इसके साथ में य, र, ल, व, ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे अल्पप्राण, अल्पप्राण। और किसी भी का दूसरा और चौथा और अंतस्थल वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे महाप्राण। किसी भी वर्ण का पहला, तीसरा, पांचवा, उसके साथ में य, र, ल, व आ जाए तो वो क्या कहलाएंगे? अल्पप्राण। और किसी वर्ण का दूसरा और चौथा उसके साथ में आ जाए उष्म व्यंजन, क्या आ जाए? उष्म व्यंजन, उष्म व्यंजन, तो वो क्या कहलाएंगे? महाप्राण। अब देखिए, ख, क और ख, ये ख तो दूसरा है तो ये अल्पप्राण में नहीं आएगा। क, ख, ग, घ चौथा है, ये भी नहीं आएगा। त पहला, त, थ दूसरा है तो ये भी नहीं आएगा। उत्तर क्या होगा? त सही होगा। तो देखो, त वर्ग का पहला वर्ण होने के कारण त अल्पप्राण है। त कौन सा है? पहला, क्योंकि पहला है तो अल्पप्राण होगा। जबकि ख दूसरा है, थ दूसरा है और घ चौथा है, दूसरा चौथा कभी भी नहीं होंगे। अगला, निम्न में से पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम या तो मैं, स्पीकर, या फिर लिस्टनर जो बात को मेरी सुन रहा है, या थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, वो क्या होंगे? अपने पुरुषवाचक सर्वनाम होंगे। तो पहला है मैं, तो मैं खुद मेरे बारे में यदि बात करूंगा मैं, तो मैं क्या हो जाऊंगा? पुरुषवाचक। ये हो गया उत्तम पुरुष। और पुरुषवाचक सर्वनाम को अपन 3 भागों में कह सकते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब जैसे कि उत्तम पुरुष है जो बात को बोल रहा है, मध्यम पुरुष जो बात को सुन रहा है, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है। अब मैं बात करूंगा मेरे बारे में तो मैं उत्तम पुरुष होऊंगा। तो मैं कौन सा है? पुरुषवाचक है। और पुरुषवाचक में भी कौन सा? उत्तम पुरुष। तो वक्ता, श्रोता या किसी अन्य पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें मैं कौन सा है? उत्तम। सूरज, अब सूरज कौन सा है? तो सूरज तो व्यक्तिवाचक है। सूरज कौन सा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खाना है, खाना अपने क्रिया है। और सव्यम है, सव्यम कौन सा है? सव्यम निजवाचक सर्वनाम है। खुद के बारे में जब बात होती है, अहम, अहम, सव्यम या मैं खुद, तो अपन कौन सा हो जाएगा? सर्वनाम निजवाचक हो जाएगा। अगला, निम्न में से अवयव का भेद नहीं है, उसमें से कौन सा है जो अवयव का भेद नहीं है? अब अवयव क्या होता है? अवयव जिसको अपन कहते हैं अविकारी शब्द, क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। और एक होता है विकारी शब्द। अब जो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है और विषयादि बोधक है, ये किसी प्रकार से लिंग वचन में काल के अनुसार इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। जिसमें लिंग वचन और काल के अनुसार बदलाव नहीं होता है उससे अपन क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं, अर्थात अविकारी शब्द कहते हैं। तो क्रिया विशेषण, विषयादि बोधक और संबंध बोधक, इनमें किसी भी प्रकार का लिंग वचन और काल के आधार पर कोई बदलाव
नहीं होता है, इसलिए इन्हें अविकारी कहा जाता है। जबकि क्रिया में लिंग, वचन और काल के अनुसार क्या होता है, बदलाव होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, विकारी। अवयव, अविकारी शब्द मुख्य 4 भेद होते हैं। अब प्रश्न आ जाए कि अविकारी शब्द कौन सा नहीं है, तो आप और भी ढूंढ सकते हो, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक। ये 4 तो क्या है, 4 अपने अवयव है, जबकि बाकी वाले नहीं है। अगला, निम्न में से संख्यावाची विशेषण है, वो कौन सा विशेषण है जो संख्यावाची है, तो देखिए, एक है सब, सीधा, लाल, नया। तो इसमें सब है ना, ये एक संख्यावाची है, क्योंकि जो सब है ये अनिश्चित संख्या है। कैसी संख्या है, अनिश्चित। जबकि सीधा, लाल, नया, ये उनकी क्या है, गुण बता रहा है। क्या बता रहा है, गुण। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या का क्या कराते, बोध कराते, उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। सब एक अनिश्चित है। कैसा है, अनिश्चित। जैसे सब लोग, अब सब लोग है पर कौन से, जो अपनी संख्या है वो निश्चित नहीं है। नया, सीधा और लाल, ये कैसे है, गुणवाचक विशेषण है। अगला, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, यानी कि जिन वर्णों का जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से होता है, उसे क्या कहा जाता है, तो जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें अपन कहते हैं स्वर। और जो व्यंजन होते हैं ये स्वर के ऊपर जो आश्रित होते हैं, व्यंजन होते हैं ये स्वर के ऊपर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायक ध्वनि की आवश्यकता नहीं लेनी पड़ती है तथा बिना वायु के बाधा के मुख से बाहर निकली जाती है, उन्हें जो अपन स्वर कहते हैं। जबकि व्यंजनों के उच्चारण के लिए अनिवार्य रूप से स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है, अर्थात जो स्वर होते हैं पूर्ण होते हैं और व्यंजन होते हैं वो स्वरों के बिना क्या होते हैं, अधूरे होते हैं। अगला, निम्न में से सर्वनाम है, इसमें से सर्वनाम कौन सा है, अरे, अरे कोई सर्वनाम नहीं था। मैं, पर, नहीं, ये अपने प्रीपोजिशन है। तुम यानी आप, सही उत्तर तुम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अपन क्या कहते हैं, सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे यूज होते हैं उसे अपन सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन कहते हैं। इसमें तुम वो मध्यम पुरुष है, अपन ने पहले ही पढ़ा था। मैं कौन सा है, मैं हो गया उत्तम, और तुम मध्यम, और वह अन्य। अरे एक विस्मयादि बोधक अवयव है। अरे अपन ने पढ़ा था अवयव, अवयव क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं जिसमें जो लिंग, वचन और काल के अनुसार किसी प्रकार कोई असर नहीं पड़ता है। तो अरे एक विस्मयादि बोधक अवयव, और अवयव कितने होते हैं, 4 होते हैं। जबकि मैं और पर अधिकरण कारक के परसर्ग विभक्ति चयन है। अगला प्रश्न, कम से कम 10 प्रश्न दो आपके वो वाले आ जाएंगे, उपयुक्त सभी वाले, तो इससे आपके 10 नंबर तो आपके सीधे आ जाएंगे। अगला है, विजय बस से स्कूल जाता है। विजय बस से स्कूल जाता है, वाक्य में कौन सा कारक है, बस से, किससे जाता है, बस से, तो करण कारक। देखिए वाक्य में क्रिया को पूर्ण करने के लिए जिस साधन या माध्यम का प्रयोग किया जाता है वहां करण कारक होता है। अब देखो यदि आ जाए से या के द्वारा, वाक्य में आ जाए से या के द्वारा, वाक्य में से या के द्वारा आ जाए, से या के द्वारा आ जाए, तो वहां पर जो कारक होगा वो कौन सा होगा, करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, उस प्रकार से। अगला, निम्नलिखित में से स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण। स्थानवाचक, अब क्रिया कैसी होनी चाहिए, स्थानवाचक। रीना बहुत पढ़ती है, स्थान नहीं बताया। आज मत आना, आना था क्रिया था पर कहा नहीं आना। ओ ये क्या किया, स्थान नहीं बताया। तुम यहाँ आना, आना क्रिया है, और ये यहाँ ये क्या बताया, स्थान को बताया है। तो तुम यहाँ आना ये कौन सा है, जो अपने स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। देखिए जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के संपन्न होने के स्थान या दिशा का बोध कराते हैं उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तुम यहाँ आना, वाक्य में यहाँ
क्रिया के निश्चित स्थान की ओर संकेत कर रहे हैं। तुम यहाँ आना, इसमें अपन को बता रहे कि आपको आना है, आना क्रिया हो गया, पर आना कहाँ है, यहाँ, तो ये अपन को निश्चित स्थान के बारे में बता रहा है। अगला, वह लड़का जयपुर में रहता है, इससे सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? तो देखिए, यह वह इस प्रकार के शब्द है और उसके जस्ट बाद में यदि नाउन है या नाउन से पहले ये वाले शब्द आए तो वो शब्द क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण। तो वह, तो जब कोई सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा शब्द से ठीक पहले आए, ये सर्वनाम है वह और वो संज्ञा से पहले आया, तो उसकी विशेषता बताने या उसकी संकेत करने का कार्य करता है, उसे सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पर वह है, वो लड़के की क्या कर रहा है? लड़के से पहले आकर लड़के की विशेषता बता रहा है। अब लड़का संज्ञा था, संज्ञा से पहले यदि वो आया है, इसका मतलब वो लड़के की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको अपन सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कह सकते हैं। अगला, निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। निम्न में से पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? देखिए, धातु के साथ में आपके इसमें यही आएगा कि धातु के साथ में कर आएगा। धातु के साथ में क्या आएगा? कर। जिस वर्ड में कर आया इसका मतलब वो कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। मैंने राधा से पत्र लिखवाया, नहीं। खाना खा चुका है, नहीं। खाकर, वो खाकर सो गया, वो खाकर सो गया, तो उसने एक खाया। खाना एक क्या है? क्रिया, और क्रिया के साथ में क्या जुड़ा? कर, तो ये क्या हो गया? पूर्वकालिक क्रिया होगी। जिस आपकी क्रिया में कर आ जाए तो वो आपकी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जब वाक्य का कर्ता एक क्रिया समाप्त करके तत्काल दूसरी क्रिया आरंभ करता है तो पहले समाप्त होने वाली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है। यानी कि खाना खाकर सो गया, तो एक उसने पहले खाना खाया, दूसरा सो गया, तो पहले जो कार्य किया वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगा। इसमें धातु पीछे कर या करके जुड़ा होता है, या तो आएगा कर या आएगा करके। यहां सोने से पहले संपन्न हुई क्रिया खाकर पूर्वकालिक क्रिया है। अगला, अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक जो वर्ण होते हैं उनके मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसको अपन क्या कहते हैं? तो उसको अपन संधि कहते हैं। दो अत्यंत निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मिलन से उत्पन्न होने वाली ध्वनि परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। जैसे हिम धन आले, जैसे हिम धन आले। अब इसमें हिम को अपन लिखते हैं हिम धन लय। अब स्वर मिल रहे, स्वर या व्यंजन कोई भी मिल सकता है। इसमें अ धन आ बराबर क्या बना? आ, और आ कहाँ जुड़ा? म में, तो बना हिम। म के साथ में आ जुड़ा तो बना हिमा, हिमा धन लय बराबर हिमालय। तो दो या दो से अधिक जो वर्ण मिलते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अगला, दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के संक्षेपीकरण को अपन क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, व्यू में कौन सी स्वर संधि है? व्यू में कौन सी स्वर संधि है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें व्यू में कौन सी संधि है? तो देखिए, व्यू में कौन सी संधि है? यण संधि। व्यू में कौन सी संधि है? यण संधि। अब यण संधि कैसे? व्यू का अपन विच्छेद करेंगे तो कैसे होगा? वी धन उ, क्या होगा? वी धन उ। यहाँ यण संधि के नियम के अनुसार जब कोई जिसव ई का मेल किसी भिन्न असमान स्वर उ से होता है तो इसका परिवर्तन ये में हो जाता है। अब देखो, इसमें वी कैसी है? छोटी, तो अपन ने व लिखा और लिखा ह। अब व से अपन ने बाहर क्या निकाला? छोटा ई और सामने उ, यानी कि इस साइड आपके क्या आनी चाहिए? ई आनी चाहिए। ई कैसी? छोटी। उसके सामने असमान स्वर कोई भी आए तो अपने यहाँ पर असमान स्वर कौन सा आया हुआ है? उ आया हुआ है। कौन सा आया हुआ है? उ, ठीक है। तो होता है, तो ई का परिवर्तन ये में होता है। अब यहाँ पर ये ई नहीं है, ई किसमें बदल जाएगी? ये में। ई किसमें बदल जाएगी? ये में, ठीक है। अब ये के साथ में उ लगा तो क्या बना? यू। क्या बना? यू। तो ये आपके यू बन गया, ठीक है, क्योंकि उ बड़ा था। अब व का वो अलंत है यहाँ पर, तो व का व, ठीक है। अब ये का उ की मात्रा और ह का ह। ऐसे ही समझ में नहीं है तो एक बार वापस देख लीजिए कि अपने सामने आया कि व्यू की कौन सी स्वर संधि है। तो यहाँ पर व्यू का जो विच्छेद होता है वो कैसे होता है?
वी धन उ, वी धन उ। अब इसको अपन एक एक शब्द को तोड़ते। अपन ने सबसे पहले व को तोड़ा और उसके बाद में ह को। अब वी व से अपन ने बार क्या लिया, ई बार लिया, क्या लिया, ई, और ह के साथ में ऊ था तो ऊ को बार लिया। अब अपना रूल ये कह रहा है कि यदि अपने जो मेन वर्ड, जो मुख्य वर्ड है, इसमें ई आ जाए, क्या आ जाए, ई, तो ई किससे बदल जाएगा, ये में, ई किससे बदल जाएगा, ये में, तो ये ई की जगह अब आ गया ये, क्या आ गया, ये। अब ऊ है तो अब इसके साथ में जुड़ेगा, तो ये के साथ में ऊ जुड़ा तो बना यू, क्या जुड़ा, यू। वो हलंत था तो हलंत वो ये रहा, ये का जुड़ गया यू और तो बन गया वी। अगला प्रश्न है, निश्चल का संधि विच्छेद कैसा होगा, या निश्चल का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए निश्चल का संधि विच्छेद होगा, वो होगा निधन छल, निधन छल। ये अपना विसर्ग संधि है, निधन छल। निश्चल में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग के बाद तालव्य व्यंजन च या छ आ जाए, अब देखिए निश्चल में लिखा हुआ नि धन छल, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद तालव्य व्यंजन च या छ आ जाए, ये विसर्ग इसके बाद सामने क्या आ जाए, या च आ जाए या छ आ जाए, तो विसर्ग का रूपांतरण आधे स में हो जाएगा। तो ये विसर्ग है ना, ये किससे बदल जाएगा, स में बदल जाएगा। तो इसलिए अब बन गया नी चल, और इसका अपन जो इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा निधन चल, क्योंकि ये कह रहा है कि यदि विसर्ग हो और विसर्ग के साथ सामने च या च आ जाए, तो अपना ये जो विसर्ग होगा वो किसमें बदल जाएगा, स संकर वाले में बदल जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा। प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो प्रत्यर्पण का संधि विच्छेद है प्रतिधन अर्पण। इसके अंदर कौन सी संधि है, यण संधि। अपन ने पहले ही रूल पढ़ा था कि प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण। अब इसमें रूल अपना यही कह रहा है कि यदि अपना ऋसु या दीर्घ स्वर, यानी ऋसु या दीर्घ ई या ई आए और उसके सामने क्या हो, असमान स्वर हो, यानी कि अ या सामने जैसे अ हो, आ हो, ई हो, कोई भी हो चलेगा, परंतु इस साइड अपना क्या होना चाहिए, ई या ई होना चाहिए। तो अपना ई है तो अपन इसको तोड़ते हैं। पहले अपन करते हैं प्रत धन अर्पण। अब अपन यहां से अपन ने किसको बाहर निकाला, ई को, किसको बाहर निकाला, ई को, और यहां से निकाला अ को। अब ये कह रहा है कि अपने पहले भी रूल यही कह रहा कि ई या ई किससे बदल जाएगा, ये में, तो अपना ई को अपन बदल देते ये में, किसमें बदल देते, ये में, ठीक है। अब प्रत का प्रति रहेगा, प्रत हलंत है, ये अपने जुड़ गए यहाँ पर प्रत्यय, और फिर पीछे रह गया पर, तो बन गया प्रत्यर्पण, और इसको अपन तोड़ेंगे तो बन जाएगा प्रतिधन अर्पण। अगला है, निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जो स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। तो देखिए शिवाली, शिवधन आली है, नरदन ईश है, गिरिधन ईश है, और भास्कर है। अब भास्कर कौन सा है, तो भास्कर है भाधन कर, भाधन कर, और इसमें कौन सी संधि है, इसके अंदर अपने जो विसर्ग संधि है। यहाँ पर विसर्ग के स्थान पर स का आगमन हुआ है। अब यहाँ पर भास्कर में ना ये भा था, भा के बाद में क्या था, विसर्ग, और अब वापस इसको अपन जोड़ेंगे तो अपने क्या आ जाएगा, विसर्ग की जगह स का आगमन हो जाएगा, इसलिए विसर्ग संधि का उदाहरण है। अन्य सभी जो संधि है, शिवधन आले दीर्घ संधि है, गिरिधन ईश ये भी दीर्घ संधि है, और नरधन ईश गुण संधि है। नरधन ईश क्या है, गुण संधि। अगला, निम्न में से व्यंजन संधि का उदाहरण है। निम्नलिखित में से व्यंजन संधि कौन सी है। तो देखिए व्यंजन संधि, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है षडानंद। कौन सा, षडानंद। षडानंद का सो संधि विच्छेद होगा वो होगा छठ धन आनंद। क्या होगा, छठ धन आनंद, क्योंकि जो अपना व्यंजन संधि का रूल है कि पहला वो तीसरे बदलता है, तो ट ठ ड, तो ये छठ का क्या हो गया, षड हो गया। व्यंजन संधि के वर्ग के पहले वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना, ट अपने ही वर्ग के तीसरे ड में बदल जाता है। वसुदेव, वसुधाधन एव वृद्धि संधि है। अब वसुदेव में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है, वसुधाधन एव।
अगला है सचिंदर में कौन सी है, सचिदन इंद्र दीर्घ संधि है, और पुरुषोत्तम में पुरुषधन उत्तम गुण संधि है। तो तीनों अपने स्वर संधि के उदाहरण है, और अपना जो सडानंद है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला अनुदन एशन की संधि है, अनुदन एशन की संधि कौन सी है, तो अनुदन एशन की संधि होती है वो होती है अन्वेषण। क्या होती है, अन्वेषण। वो कैसे, तो अनुदन एशन मिलकर अन्वेषण शब्द बनता है, इसमें यण संधि है। अनुदन एशन में कौन सी संधि है, तो इसमें संधि है आपकी यण संधि। ये सीधी सीधी परीक्षा में आते हैं, अनुदन एशन में कौन सी संधि है, तो अन्वेषण। अब इस बार पूछा है कि अन्वेषण में अनुदन एशन की संधि है या फिर आएगा अनुदन एशन कौन सी संधि है, तो यण संधि आपको सीधा करना है। यदि संधि के नियमानुसार जब उ या उ के पश्चात कोई भिन्न स्वर आता है, क्या आता है, उ या उ के बाद भिन्न स्वर, अनुदन एशन, तो उ या उ के बाद तो इसका बन जाएगा अन धन शन। कोई भिन्न आता है तो उ या उ का रूपांतर व में हो जाता है, तो ये उ किसमें बदल जाएगा, व में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा, व में। ठीक है, तो यहां पर आएगा उ और यहां आया ए। अब उ बदल गया व में, व के ऊपर ए की मात्रा तो बना वे, तो बन गया अ, और ये न आधा था तो न, व के ऊपर ए की मात्रा वे, और पीछे सन, अन्वेषण। अनुदन्वेषण का क्या बन गया, अन्वेषण। कैसे, ये रूल कह रहा है कि उ या उ के बाद में कोई असमान स्वर हो, तो यहाँ पर तो उ था, छोटा उ, छोटे उ के बाद में जो ए है वो क्या था, एक असमान स्वर था, यानी कि इसके जैसा नहीं था। तो अपन ने इसको हलंत किया, न से बाहर क्या निकाला उ, और षण से बाहर क्या निकाला ए, और उ और ए जुड़े तो उ किससे बदलता है, तो उ बदलता है व में, तो अपन ने उ की जगह लिखा व के ऊपर ए की मात्रा लगाई तो बना वे, तो अनदन बराबर अन्वेक्षण, अनुदनेशन सॉरी। अगला, मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा, मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा। अब टाइम ज्यादा हो गया इसलिए आपको नॉर्मली आंसर टिक करा रहे, उसके बाद आपके कोई डाउट हो पूछ लेना। मनोरम का जो आपका संधि विच्छेद है वो आपका हो जाएगा मनोधन रम। मनोरम का सही संधि विच्छेद होगा मनोधन रम। विसर्ग संधि के नियमानुसार यदि विसर्ग से पहले अस्वर हो, ये विसर्ग है और विसर्ग से पहले क्या हो अ, विसर्ग से पहले अ हो, और बाद में किसी वर्ग का तीसरा हो, बाद में किसी वर्ग का तीसरा हो, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या य र ल व हो, तो विसर्ग का रूपांतरण ओ में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अपना क्या आया है, र आया है। क्या आया है, र। ये कह रहा है कि विसर्ग होना चाहिए, ये लो विसर्ग, विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, तो मन न में किसकी ध्वनि आ रही, अ की आ रही। उसके बाद ये कह रहा है कि किसी भी वर्ण का तीसरा चौथा या पांचवा हो, यदि ये नहीं हो तो आपके य र ल वो होना चाहिए, तो अपना क्या आ गया, र आ गया। क्या आ गया, र आ गया। तो ये जो विसर्ग है किससे बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। अगला, किस शब्द की संधि गलत है, किस शब्द की संधि है वो गलत है। तो देखिए, जलदन ओक जलोक सही है, सौदन इर स्वेर सही है, जलदन उदर जलोदर सही है, जबकि नवदन उड़ा नहीं होता, नव धन उड़ा होता है, ऊ की मात्रा है वो बड़ी होती है, इसलिए आपका ये उत्तर है गलत हो जाएगा। और परीक्षा में आपको गोला इसी का पढ़ना है, ये तीनों सही है, ये चौथा गलत है। अगला, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद आपके क्या होगा। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा कि सच्चिदानंद इसका संधि विच्छेद होगा सत धन चित्त धन आनंद, सत चित्त धन आनंद। सच्चिदानंद का शब्द जो दो संधि नियमों से मिलकर बना है, प्रथम स्तर पर सत धन चित्त बराबर सच्चित, और दूसरे में सच्चित धन आनंद बराबर क्या बन जाता है, सच्चिदानंद बन जाता है, और ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। प्रश्न ये आ सकता है कि सच्चिदानंद कौन सी संधि का उदाहरण है, कौन सी संधि का उदाहरण है, तो आपका उत्तर होगा व्यंजन संधि। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। अगला, अगला प्रश्न है, निम्न में से अवयवी भाव का उदाहरण नहीं है।
निम्नलिखित में से अवयवी भाव समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो देखिए, अब निम्नलिखित में, अब इसमें यथाशक्ति, आमरण, प्रतिफल, इनको छोड़कर सुधाकर अवयवी भाव का उदाहरण नहीं है, क्योंकि अवयवी भाव में ना पहला पद होगा ना, वो अपने क्या होगा, उपसर्ग होगा। क्या होगा? उपसर्ग। क्या होगा? उपसर्ग। अब देखो इसका उपसर्ग कैसे, यथाशक्ति, इसको छोड़ो, यथा है ना, यथा आपके क्या है, उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग। और उपसर्ग क्या होते हैं? तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के कहां लगते, आगे, प्रत्यय पीछे लगते और उपसर्ग आगे लगते। जैसे आप कह सकते हो यथाशक्ति, या फिर आप और भी दूसरे शब्द इनसे बना सकते हो, यथा सामर्थ्य, इस प्रकार से। अगला, मरण को छोड़ो, इसके अंदर आगे जो वर्ड है आ क्या है? उपसर्ग। और पल को छोड़ो, इसके अंदर जो आगे वर्ड आया है वो प्रति क्या है? उपसर्ग। प्रति क्या है? उपसर्ग। तो जिसमें अपने उपसर्ग प्रयोग में आते उसे अपन कौन सा समास कहते? अवयवी भाव समास कहते हैं। अगला, निम्न में से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, वो कौन सा जो बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? शूलपाणी है, नीलकंठ है और अनंग है, यानी कि पीताम्बर है, ये अपने बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। पीताम्बर भी होता, परंतु एक विशेष स्थिति हो तो ये बहुब्रीहि का उदाहरण नहीं होगा। अब अपने सामने 4 ऑप्शन है, इसलिए अपन उसके हिसाब से अपन पीताम्बर को नहीं मान रहे। पीताम्बर विशेष संदर्भ है। यद्यपि पीताम्बर का अर्थ होता है पीला वस्त्र धारण करने वाला, और पीला वस्त्र कौन कहता है? कृष्ण। बहुब्रीहि का शास्त्रीय उदाहरण है, ये भी बहुब्रीहि का ही है, परंतु ये क्या है? शास्त्रीय उदाहरण है। परंतु जब केवल पीले रंग के वस्त्र को सूचित करे तो कर्मधारय समास हो गया। अब सिर्फ अपन पीताम्बर का मतलब पीला वस्त्र, पीले वस्त्र को धारण किया है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया? तो ये अपना कर्मधारय हो गया। अनंग का मतलब था बिना अंग के, और बिना अंग के कौन है? कामदेव। शूलपाणी का मतलब था हाथ में त्रिशूल, जिसके हाथ में त्रिशूल है वो कौन है? शिव। और नीलकंठ, जिसका कंठ नीला है, वो कौन है? शिव। अब देखिए, बहुब्रीहि समास में जो भी उदाहरण आएंगे वो आपके भगवान से संबंधित होंगे। किससे संबंधित होंगे? भगवान से संबंधित होंगे या पौराणिक। अगला, भगवान या पौराणिक। अगला है, राजीव नयन का कौन सा उदाहरण है? राजीव नयन में कौन सा समास है? देखिए सामने, राजीव नयन में कर्मधारय समास है। कौन सा समास है? कर्मधारय। अब कर्मधारय में क्या होता है? या तो अपने विशेषण विशेष होगा या उपमेय उपमा होगा, यानी एक चीज को दूसरी चीज से क्या किया जाएगा? कंपेयर किया जाएगा। तो देखिए, राजीवन, राजीवन का समास विग्रह राजीव एन कमल के समान नयन होता है। राजीव एन कमल के समान नयन। अब कमल के समान नयन, अब नयन है, नयन को क्या किया जा रहा है? कमल के समान बताया जा रहा है। तो नयन क्या है? नयन जिसको बताया जा रहा है और किसके समान, तो ये उपमा और ये उपमेय। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद को विशेषण विषय या उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। अब प्रश्न आ जाए कि जिस किसी भी समास में विशेषण विषय से या उपमा उपमेय का जो संबंध होता है उसे अपन कौन सा समास कहते हैं? तो उसे अपन कहते हैं कर्मधारय समास। इसमें एक चीज को दूसरी चीज की तरह बताया जाता है, दूसरी चीज से जोड़ा जाता है। अगला, यहाँ आंखों की तुलना कमल से की गई है। किसकी आंखों की तुलना किससे की गई है? कमल से। और पहला उपमा और दूसरा उपमेय। नेक्स्ट, देशार्पण में कौन सा समास है? देशार्पण में कौन सा समास है? तो देशार्पण का मतलब तो देश के लिए अर्पण, देश के लिए अर्पण। तो यहाँ पर वर्ड क्या आ रहा है? के लिए। वर्ड क्या आ रहा है? के लिए। और के लिए किस में आता है? तो के लिए आता है संप्रदान में। किस में आता है? संप्रदान में। अब अपन किसी को प्रदान करते तो देश के लिए अर्पण, देश के लिए जो प्रदान किया है, इसलिए तो इसका हो गया संप्रदान तत्पुरुष। देशार्पण में कौन सा समास है? तो आपका हो जाएगा संप्रदान। देशार्पण का समास विग्रह देश के लिए अर्पण होता है, के लिए विभक्ति संप्रदान कारक के परसर्ग। यदि के लिए आया तो अपन ने पहले भी पढ़ा था, वहां पर क्या होगा? संप्रदान होगा। अगला, रामचरित में कौन सा समास है? यानी कि समझ लो कि आपके सबसे ज्यादा प्रश्न है वो संधि और समास में से ही आने वाले हैं। रामचरित में कौन सा समास है? तो रामचरित, राम का चरित, राम का चरित।
अर्थात राम के जीवन का चरित्र चित्रण किसमें किया गया है? रामचरित में। तो अब राम का इससे क्या बताया जा रहा है? संबंध बताया जाता है, राम के जीवन के बारे में संबंध बताया जा रहा है, इसलिए क्या हो गया? ये संबंधवाचक तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ का संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है, जिसका सामासिक पद बनने पर लोप हो जाता है, ये संबंध तत्पुरुष समास है, क्योंकि राम का चरित्र यानी कि राम का जो चरित्र है उसके बारे में बताया गया, इसलिए राम का उससे क्या है? संबंध है, इसलिए यहाँ पर समास कौन सा होगा? संबंध तत्पुरुष वाचक समास। अगला, निम्न में से द्विगु समास का उदाहरण नहीं है, इसमें से वो कौन सा है जो द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो देखिए, द्विगु समास की एक बात यह कि द्विगु समास में जो पहला पद होगा वो संख्यावाची होगा। कैसा होगा? संख्यावाची। तो देखिए, चौराया, चार आ रही संख्या, दोपहर दो संख्या है, घनश्याम में कोई संख्या नहीं है, और सत सही 700, तो यानी कि इसके अंदर भी क्या आ रही है? संख्या आ रही है। जिसमें संख्या आ रही है तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। और घनश्याम का मतलब होता है बादल, बादल के समान अर्थात कृष्ण, और बादल के समान बताया गया है, इसका मतलब अपन उसके समान तुलना करते तो वो हो जाता है कर्मधारय। कौन सा हो जाता है? कर्मधारय। अगला, पाप पुण्य। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अब देखिए, पाप और पुण्य में कौन सा समास है? जिसके अंदर दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद क्या हो? प्रधान, उस समास को अपन कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। दोनों पद समान हो, दोनों पद क्या हो? समान। जब दोनों पद समान होते तो उसको अपन क्या कहते हैं? द्वंद्व समास के नाम से जानते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, तो ये किसके उदाहरण है? ये द्वंद्व समास के उदाहरण है, जिसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं और एक दूसरे के विपरीत अर्थात विग्रह करने पर और या अथवा लगता है, यानी कि वो एक दूसरे के उल्टे होंगे। नेक्स्ट, प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? प्राचार्य में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, प्राचार्य, तो प्राचार्य कैसे बनता है? तो प्र धन आचार्य से बनता है, प्र धन आचार्य, और आ इसके साथ में जुड़ गया तो बन गया प्राचार्य, प्राचार्य। तो अपना ऑप्शन बी सही होगा। अ और आ मिलने से क्या बन जाता है? आ बन जाता है। अगला, अनुज शब्द में उपसर्ग है। अनुज में कौन सा उपसर्ग है? प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगता है, उपसर्ग आगे लगता है। प्रत्यय, प्रत्यय शब्दों के कहां लगता है? पीछे। उपसर्ग, उपसर्ग कहां लगता है? आगे। कहां लगता है? आगे। तो देखिए, ये कह रहा है कि अनुज में कौन सा उपसर्ग है? अनुज में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, इसके आगे वाले शब्द को क्या करना है? अलग करना है। तो इसके आगे वाला शब्द क्या हो जाएगा? अनु। क्या हो जाएगा? अनु। अनु का मतलब होता है अनु और ज यानी जन्म। अनु उपसर्ग, ज यानी मूल प्रत्यय के धातु के रूप में, अनु का पीछे बाद में, और ज का मतलब होता है जन्म लेने वाला। तो अनुज में उपसर्ग कौन सा है? अनु। अनु में कौन सा है? अनु। अनु का मतलब पीछे और ज का मतलब जन्म लेने वाला, अर्थात जो पीछे जन्म लेता है उसको अपन अनुज कहते हैं। और अग्रज, अग्र यानी आगे, जो पहले जन्मता है उसको अपन अग्रज कहते हैं। अगला, परिजन। परिजन, परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परिजन में कौन सा उपसर्ग है? तो देखिए, परिजन में अपने हो जाएगा परि। कौन सा हो जाएगा? परि। पर नहीं होगा, पर नहीं होगा, और परा नहीं होगा। परि का मतलब क्या होता है? परि का मतलब होता है नजदीक। क्या होता है? नजदीक। जो अपने सबसे नजदीक होता है, या फिर अपने चारों ओर, या फिर अपने चारों ओर, अपने जो नजदीक या अपने चारों ओर होता है उसको अपन क्या कहते हैं? परि कहते हैं। और जन का मतलब लोग, अपने सबसे नजदीक लोग होते हैं, इसलिए अपन उसको कहते हैं ये हमारे परिजन है। क्या है? परिजन, अर्थात हमारे खास लोग हैं। तो परिजन में मूल शब्द जन के आगे संस्कृत का परि उपसर्ग जोड़ा गया है, और ये परि किसका है उपसर्ग? ये परि है, ये संस्कृत का है। किसका है? संस्कृत का। नेक्स्ट, अभी उपसर्ग से बना शब्द है। अभी से कौन सा शब्द बना हुआ है? तो
अभी से बना हुआ है अभ्युदय, कौन सा है अभ्युदय, अभी से कौन सा बना हुआ है अभ्युदय, अभिधन उदय, अभिधन उदय। और इसमें कौन सी संधि है, इसमें यण संधि है, कौन सी संधि है यण संधि। अब प्रश्न आ सकता है कि अभ्युदय में कौन सी संधि है, तो अभ्युदय में यण संधि है, अभिधन उदय से बना है। अगला, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते उपसर्ग आगे लगते। पुरोहित में पुरदनहित है, सजीव में सदन जीव है, निपात में निधन पात है, और भूलना में नहीं है। भूलना एक क्या है क्रिया है, तो भूल मुख्य जो अपने वर्ण है, ठीक है, इसलिए भूलना में किसी प्रकार का कोई जो अपना उपसर्ग नहीं है। तो भूलना एक मूल क्रियापद है जिसमें जो मूल धातु क्या है, तो मूल धातु है भूल, मूल धातु क्या है भूल। और बाकी सभी में जैसे पुरोहित में पुरधन हित, सजीव में सदन दीव, और निपात में निधन पात, ये क्या है उपसर्ग है। अगला प्रश्न, अगला, निम्न में से किस शब्द में ई प्रत्यय नहीं है, वो कौन सा शब्द है जिसके अंदर अपने यहाँ ई प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो देखिए इसमें अपन सीधा देख सकते हैं, ये क्या समझे कि निम्नलिखित में से किसमें ई प्रत्यय नहीं है, तो पक्ष में नहीं है, तो हंस धन ई हंसी, नाना या नान धन ई नानी, और बोल धन ई बराबर बोली, इसके अंदर नहीं है ये ऑप्शन। अगला, तार्किक शब्द में प्रत्यय, तार्किक में कौन सा प्रत्यय है। तार्किक शब्द में कौन सा प्रत्यय, प्रत्यय अब शब्दों के पीछे लगता है, प्रत्यय कहां लगता है पीछे। अब तार्किक क्या होता है, तार्किक होता है तर्क धन इक, तर्क धन इक बराबर क्या बनता है तार्किक। तो तार्किक में कौन सा प्रत्यय, तार्किक एक। अब छोटा ई और बड़ी ई का भी एक अंतर है, ये क्या है, जब छोटा ई को यानी ई की मात्रा छोटी और उसके साथ में क हो, तो यहाँ पर जो त है ना पहले वाला वर्ड वो आ में बदल जाएगा। जैसे कि तर्क धन एक था, अपने सामने था तर्क धन एक और एक, यदि ये वाला होता तो ये तर्किक बनता, परंतु ये वाला नहीं आके अपने इसमें तार्किक में कौन सा एक लगेगा छोटी ई वाला, तो ये बन जाता है जो ई आया है ना, इसके कारण जो ये पहले वाला वर्ड है किसमें बदल जाएगा आ में, तो त के लिए आ गया तार्किक। समझ में आया। अगला, झगड़ालू शब्द में प्रत्यय, झगड़ालू शब्द में कौन सा प्रत्यय, तो सीधी सी बात है कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय, झगड़ालू में आलू प्रत्यय। झगड़ालू शब्द है वो मूल झगड़ा, झगड़ा जो है क्या है संज्ञा, झगड़ा से बना हुआ है, और इसके साथ दीर्घ आलू जोड़ने से बना गया। संज्ञा शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते। अब प्रश्न आज संज्ञा शब्दों की, संज्ञा के अंत में, संज्ञा के अंत में लगते प्रत्यय उनको क्या कहते हैं, तो संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को अपन कहते हैं तद्धित प्रत्यय। क्या कहते हैं तद्धित प्रत्यय। संज्ञा शब्दों के अंत में लगने वाले प्रत्ययों क्या कहते हैं तद्धित प्रत्यय कहते हैं। और क्रिया के तो उनको कहते हैं कृदंत प्रत्यय। अगला, पवित्र शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, पवित्र में, तो पवित्र में जो पू या पौ होता है, वो पू होता है वो अपने संस्कृत का मुख्य शब्द होता है, और उसके साथ में इत्र जुड़ता है। क्या जुड़ता है इत्र, पू धन इत्र, पू धन इत्र। तो संस्कृत का मूल धातु क्या है पू है, और उसके साथ में इत्र जुड़ा तो क्या बना पवित्र, या फिर अपन कह सकते हैं पौ, क्या कह सकते हैं पौ, और पौ के साथ में इत्र जुड़ा तो क्या बना पवित्र, क्या बना पवित्र। तो पवित्र में कौन सा है, तो पवित्र में इत्र प्रत्यय। अगला प्रश्न, अगला है कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं कृदंत, क्या कहलाते हैं कृदंत। और जो संज्ञा से बनते हैं उसको अपन ने अभी पढ़ा था तद्धित। जो क्रिया के मूल धातु के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं उन्हें कृत, क्रिया के अंत में जुड़े तो उसको कहते हैं कृदंत। क्या कहते हैं कृदंत, क्रिया के अंत में जुड़कर, क्रिया के अंत में जुड़े कृदंत। इसके अलावा यदि संज्ञा के अंत में जुड़े, किसके अंत में संज्ञा के अंत में, तो उनको अपन कहेंगे तद्धित। अगला,
एरा प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? एरा प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है? तो अभी आपको पहले यही कहा था, उपयुक्त सभी, लुटेरा, बसेरा, सपेरा। एरा प्रत्यय से बना, इसका मतलब लुटेरा, सपेरा ये वर्ड है, और जिसमें उपयुक्त सभी आया तो वो आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगला, अब है संप्रेषण के बारे में, यानी कि जो अपन विचार व्यक्त करते हैं उनके बारे में, भाषा ध्वनि के बारे में। संप्रेषण से क्या आशय है? संप्रेषण का मतलब क्या होता है? तो संप्रेषण का मतलब चित्र बनाना नहीं, मौन रहना, चुप रहना नहीं, नृत्य करना बिल्कुल नहीं। संप्रेषण का मतलब होता है विचारों का आदान प्रदान करना, अपने मन के जो भाव होते हैं, एक व्यक्ति के भाव दूसरे व्यक्ति तक आदान प्रदान करना, उसे अपन क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, भावनाओं और संदेशों का, विचारों का द्विमार्गी आदान प्रदान ही एक सतत सामाजिक प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य आपसी समझ विकसित करना है। तो यानी कि ये टू वे कम्युनिकेशन है, दो जनों के बीच की जो बातें होती है वो अपने क्या कहलाता है? वो संप्रेषण कहलाता है। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आप मुझसे प्रश्न पूछोगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक संप्रेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगला संप्रेषण का बाधक तत्व है, यानी कि संप्रेषण में वो कौन सी चीज है जो बाधक तत्व है? वो कौन सी चीज है जिससे अपन संप्रेषण करते हैं तो अपने सामने बाधा उत्पन्न होती है? तो देखिए, संप्रेषण का बाधक तत्व है भाषाई बाधा, पूर्वाग्रह, सांस्कृतिक अंतर, उपयुक्त सभी। अब देखो भाषाई बाधा, क्योंकि सही बात है, कभी कभार क्या होता है कि अपने सामने टफेस्ट वर्ड या कठिन शब्द आते हैं, जिसके कारण अपने सामने समस्या बन जाती है। सांस्कृतिक अंतर, क्योंकि अपने लोगों में और बाहर के लोगों में रीति रिवाजों में अंतर होता है, जिसके कारण भी अपने सामने एक संप्रेषण करने में क्या आ जाती है? समस्या आ जाती है। और अगला है पूर्वाग्रह, अपन पहले से लोगों के मन में धारणा बना रखते हैं कि वो व्यक्ति कैसा होता है, ऐसा होता है, या खराब है, अच्छा है, तो पहले से अपन धारणा सकारात्मक या नकारात्मक बना देते हैं, जिसके कारण अपने संप्रेषण में क्या आती है? समस्या आती है। इसलिए ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला, प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक तत्व है, यानी कि प्रभावी संप्रेषण अपने करना है तो उसके लिए अपने बहुत जरूरी चीजें कौन सी है प्रभावी संप्रेषण के लिए? तो देखिए, प्रेषक यानी कि सेंडर जो प्रभावी संप्रेषण करना चाहते तो बोलने वाला होना चाहिए, उसके साथ में अपने पास में कोई ना कोई ज्ञान होना चाहिए, अपना संदेश, अपनी बात होनी चाहिए, और अपनी बात को सुनने वाला होना चाहिए। इसका मतलब प्रभावी संप्रेषण अपने कराना है तो उसके लिए प्रेषक यानी विचार भेजने वाला व्यक्ति होना चाहिए, और अपनी जो भी बात है वो स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, और उसके साथ में जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, अपनी जो बात है उसको सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए। इसका मतलब सेंडर, रिसीवर और मैसेज तीनों ही अपने लिए बहुत ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, वाचन का प्रमुख गुण है। वाचन का प्रमुख गुण क्या है? यानी अपन कोई भी बात बोल देते पर तो उसके अंदर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कौन सी है उसके बारे में। तो देखिए, वाचन का प्रमुख गुण क्या है? प्रमुख गुण है स्पष्ट उच्चारण। अपन कोई भी बात करते हैं तो उसके अंदर अपना जो उच्चारण है वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए। कभी कभार अपन कहते हैं जैसे चमच लाना, समझ लिया, समझ के लिया के समझ, तो अपना जो उच्चारण होता है वो सही तरीके से नहीं होता है। जैसे कि होता है भाषा, अपन कहते हैं भाषा, भाषा, तो इस प्रकार से अपना उच्चारण स्पष्ट नहीं होता है, या अपनी बात अपन सही तरीके से नहीं बोल पाते, जिसके कारण भी एक समस्या रहती है। यदि शब्दों और ध्वनियों का उच्चारण सही नहीं होता तो संदेश का अर्थ बदल जाएगा और संप्रेषण निष्प्रभावी हो जाएगा। देखो, जैसे कुत्ती और कुंती, अब देखो एक ही महिला है, उसका नाम जैसे कि कुंती था, भूल से उसने बिंदी का ध्यान नहीं रखा और उसने कुत्ती बोल दिया, तो अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ हो गया, और वो संप्रेषण क्या हो गया? निष्प्रभावी हो गया। अगला, व्याकरण के नियमानुसार वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? तो अपन ने शुरुआत में ही पढ़ा था कि वर्ण है वो शब्द बनाते, शब्द है वो वाक्य बनाते। तो शब्दों का सार्थक समूह होता है वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वर्णों का समूह, शब्दों का समूह, वर्णों का सार्थक समूह, शब्दों का समूह। तो शब्दों का वो समूह होना चाहिए, पर वो समूह होना कैसा चाहिए? सार्थक होना चाहिए, जिसका कोई ना कोई क्या होना चाहिए? स्पष्ट अर्थ होना चाहिए। तो देखिए, व्याकरण में शब्दों का सार्थक, व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहा जाता है। प्रश्न आ जाए वाक्य किसे कहते हैं? तो वो होगा किसका? शब्दों का सार्थक, इसके साथ में व्यवस्थित और इसके साथ में क्रमबद्ध, जिससे वक्ता का पूर्ण स्पष्ट विचार अभिव्यक्त हो। यानी जिससे कोई भी व्यक्ति बात बोल रहा है वो स्पष्ट तरीके से अपन को क्या आ जाए? समझ में आनी चाहिए। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का जो सार्थक समूह होगा वो क्या कहलाएगा? शब्द कहलाएगा।
जबकि वो वाक्य नहीं कहलाएगा। अगला, वाक्य की प्रमुख आवश्यक विशेषता कौन सी है? वाक्य में वो कौन सी चीजें जो होनी चाहिए? तो पदक्रम सही है, पदक्रम होना चाहिए। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति होनी चाहिए। योग्यता होनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी, जिसमें भी आपके उपयुक्त सभी आया तो वो आपका सी हो गया। एक आदर्श वाक्य के लिए 6 अनिवार्य तत्व है। कितने? 6। आकांक्षा, यानी कि कोई भी अपन वाक्य हो तो अपना स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यदि मैं प्रधानमंत्री होता, मैंने इतनी बात बोलकर छोड़ दी, मैं प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, मैंने बात पूरी नहीं कही, जिससे आगे वाले व्यक्ति में आकांक्षा हो। योग्यता, आसक्ति, पदक्रम, अंत्यन, लिंग, वचन और क्रिया से सही मेल होना चाहिए। और सार्थकता, यानी कि अपन वाक्य बोल रहे उसकी सार्थकता होनी चाहिए, हकीकती होनी चाहिए। उसके साथ में लिंग, वचन, क्रिया का ध्यान रखना चाहिए कि मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं ऐसा करती, तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद में पदक्रम एक व्यवस्थित तरीके से, पहले जैसे कि आपने कहा कि मैं जन्मा बाद मेरे पिता जन्मे, क्या ये वाक्य सही है? नहीं है। तो वाक्य का एक पदक्रम व्यवस्थित होना चाहिए। अगला, किसी वाक्य के मूलत कितने अंग होते हैं? कोई भी वाक्य होता है उसके अंग कितने होते हैं? वाक्य के जो मूलत अंग होते हैं वो वाक्य के अंग कितने होते हैं? तो वाक्य के अंग होते हैं वो होते हैं 2। कितने होते हैं? 2। प्रत्येक वाक्य में संरचनात्मक रूप से मुख्य 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, पहला क्या होता है? उद्देश्य। और दूसरा होता है विधेय। तो वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से पदबंध का कौन सा भेद है? पदबंध का कौन सा भेद है? तो देखिए, जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं उन्हें पदबंध कहते हैं। 2 या 2 से अधिक पद मिलकर व्याकरणिक इकाई का कार्य करते तो उसे क्या कहते हैं? पदबंध कहा जाता है। पदबंध के कितने भेद है? 5 है। पहला है संज्ञा पदबंध, दूसरा सर्वनाम पदबंध, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया और पांचवा क्रिया विशेषण। तो संज्ञा, क्रिया, सर्वनाम और उपयुक्त सभी। तो आपको ये बताया हुआ है कि जिसके अंदर उपयुक्त सभी है तो आपको वो करना है, क्योंकि जो पदबंध है कितने? अपने 5 है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। अगला, सोनू पढ़ता रहा और विद्वान हो गया। सोनू पढ़ता रहा और क्या हो गया? विद्वान हो गया। ये किस प्रकार का वाक्य है? ये वाक्य सोनू पढ़ता रहा, सोनू पढ़ता रहा और विद्वान हो गया। तो ये इसमें 2 सरल वाक्य, 2 कैसे? सरल वाक्य। और जब 2 सरल वाक्य जुड़े और इनकी योजक चिन्ह क्या अपने बीच में क्या लग गया? और लगा, तो ये वाक्य कैसा है? संयुक्त वाक्य। कैसा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। अगला, गीता अभी अभी आई है। गीता अभी अभी आई है। रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? इसमें कौन सा पदबंध है? तो देखिए, गीता अभी अभी आई है, रेखांकित पद में कौन सा पदबंध है? तो इस वाक्य में अभी अभी पद समूह क्रिया आई है के घटित होने के समय संबंधी विशेषता प्रकट कर रहा है, अतः क्रिया की विशेषता बताने के कारण क्रिया विशेषण पदबंध है। अब इसके अंदर पदबंध कौन सा है? क्रिया विशेषण। कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्यों? क्योंकि आना क्या है? क्रिया। आना क्या है? क्रिया। और आई कब? अभी अभी। तो क्रिया कब हुई है इसके बारे में बता रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध हो गया, क्योंकि अभी अभी आना ये उसकी विशेषता बता रहे और आने की विशेषता बता रहे, आई कब? अभी अभी। तो इसलिए ये हो गया क्रिया विशेषण पदबंध। अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ के आधार पर वाक्य वो अपने 8 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर हिंदी वाक्य में 8 भेद होते हैं। पहला होता है विधानवाचक। पहला कौन सा है? विधानवाचक। दूसरा है निषेधवाचक। तीसरा आज्ञावाचक। चौथा प्रश्नवाचक। पांचवा विस्मयादिवाचक। छठा इच्छावाचक। सातवां संदेशवाचक और आठवां संकेतवाचक। जबकि रचना के आधार पर केवल 3 भेद होते। प्रश्न आ जाए कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर कितनी है? 3। अर्थ के आधार पर कितनी है? 8। और वाक्य होते कितने प्रकार? 2 सर 3। सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अगला, आलेख का प्रमुख गुण क्या होना चाहिए? आलेख होता है, आलेख में कौन कौन से गुण होने चाहिए? आपके टॉपिक है फीचर और आलेख लेखन। तो आलेख के कौन कौन से गुण है? तो देखिए, आलेख है वो नवीनता होनी चाहिए, रोचकता होनी चाहिए,
और सुसमानता होनी चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी। आलेख गद्य लेखन की गंभीर विद्या है, यानी इसको आलेख को लिखते समय बहुत जटिलता रखनी चाहिए, उसके अंदर शब्दों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक अच्छे आलेख लेखन के लिए नवीनता, पाठकों को बांधे रखने के लिए रोचकता और तर्कों के साथ सुसमानता का होना अत्यंत आवश्यक है। यानी चीजें नई नई होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप घिसी पीटी पुरानी चीजें लिखो, वो नहीं चलेगा। रोचकता होनी चाहिए, ऐसी चीजें होनी चाहिए कि जिसको लोगों के पढ़ने का एक इंटरेस्ट जागे, और इसके साथ में सुसमानता होनी चाहिए। ऐसे कुछ चीजें हो जो लॉजिकल हो, लोगों को लगे कि वास्तविक हो सकता है ऐसा। अगला, भगवान तुम्हारा भला करे, भगवान तुम्हारा भला करे, किस प्रकार का वाक्य? भगवान तुम्हारा भला करे, किस प्रकार का वाक्य? तो भगवान तुम्हारा भला करे, ये अपनी क्या है? इच्छा है। क्या है? इच्छा। तो ये वाक्य कैसा होगा? इच्छावाचक। भगवान किसी का भला करेगा तो ये अपन भगवान उनके बारे में चाहेंगे, तो ये अपनी क्या है? इच्छा है। तो ये वाक्य कैसा हो जाएगा? इच्छावाचक। जिस वाक्यों में कर्ता की इच्छा, आशा या शुभकामना, कामना, आशीर्वाद का बोध होता है उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। या वक्ता दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी शुभकामना या आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। अगला, भाषण का वास्तविक उद्देश्य क्या होता है? अब भाषण होता है क्या और इससे इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? भाषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? भाषण का वास्तविक उद्देश्य, तो भाषण का जो वास्तविक उद्देश्य होता है वो होता है आदेश देना नहीं, मनोरंजन करना नहीं, प्रश्न करना नहीं, विचारों को प्रकट करना। किसी भी व्यक्ति के किसी भी चीज को लेकर जो अपने पर्सनल विचार होते हैं, भाव होते हैं, उसको प्रकट है वो किसके द्वारा किए जाते हैं? भाषण के द्वारा। भाषण कला का प्राथमिक उद्देश्य श्रोताओं के समक्ष विचारों को, आदर्शों को, योजनाओं तथा भावों को सुव्यवस्थित एवं प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करना। किसी व्यक्ति के मन के विचार है, कोई आदर्श अच्छी चीजें है, पहले से कोई प्लान योजना है, या उसके मन के कोई भाव है, उसको अच्छी तरीके से सुव्यवस्थित और प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने अभिव्यक्त करते हैं, उसे अपन क्या? भाषण कहते हैं। अगला, निम्न में से मिश्र वाक्य का उदाहरण है। मिश्र वाक्य विधान, मिश्र वाक्य क्या होता है? जिसमें एक वाक्य है वो दूसरे वाक्य पर आश्रित रहता है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या रहता है? आश्रित। वर्षा तेज हो रही है, कोई नहीं। किसान ने दिन भर खेत जोता, बादल गरज रहे और बिजली चमक रही है। सोहन ने कहा तो एक वाक्य कि मैं कल नहीं आऊंगा, तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या है? आश्रित है। एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या है? आश्रित। सोहन ने कहा, अब आश्रित है, क्या कहा? कि कल मैं नहीं आऊंगा। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पे क्या होता है? आश्रित होता है, जिसको हम मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला, ऐसे मिश्र वाक्य के रूल बहुत सारे, यहाँ आपको बेसिकली आपके कॉलेज लेवल के किस प्रकार के प्रश्न आते हैं उसके आधार पे समझाए गए। लगभग आपके 10-12 क्वेश्चन सीधे उपयुक्त सभी वाले आएंगे, जिसमें से 10 में से 9 क्वेश्चन तो उपयुक्त सभी होगा, 1-2 का नहीं हो सकता है। निम्न में से संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, वो ईमानदार और परिश्रमी है, वो पढ़कर सो गया, नदी के किनारे खड़ा पेड़ गिर गया। अब देखिए, इसमें नदी के किनारे खड़ा पेड़ जो गिर गया, संज्ञा पदबंध है। कैसा पदबंध है? संज्ञा। इस पूरे पद समूह का शीर्ष मुख्य शब्द पेड़ है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, दूसरा वो ईमानदार और परिश्रमी है, तीसरा वो पढ़कर सो गया, नदी के किनारे खड़ा पेड़ गिर गया। पूरा पद समूह वाक्य में संज्ञा का ही कार्य कर रहा है, अंत संज्ञा पदबंध है। यानी कि पूरा जो फोकस है वो किस पर है? पेड़ पर है, और पेड़ क्या है? संज्ञा, इसलिए कैसा वाक्य हो गया? संज्ञा पदबंध। अगला, संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण नहीं। ऐसा कौन सा जो वाक्य है जिसके अंदर संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण नहीं है? शायद संदेह ही कर रहा है, वर्षा होगी तो गर्मी शांत होगी, संभवतः संदेह कर रहा है, मैं नहीं समझती हूं तुमसे मुझे पढ़ा जाएगा, नहीं समझती हूँ, संदेह कह रही है पहले से। वर्षा होगी तो गर्मी शांत होगी, अब वर्षा होगी तो गर्मी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। ये संकेत कर रहा है, क्या कर रहा है? संकेत। ये संदेह नहीं है, ये क्या है? संकेत। संकेतवाचक, ये कह रहा है कि यदि वर्षा होगी तो गर्मी क्या हो जाएगी? शांत हो जाएगी। और बाकी सारे शायद है और समझती है, गर्मी है, ये सारे के सारे क्या है? जो अपने संदेहवाचक है। वर्षा होगी तो गर्मी शांत होगी, संकेतवाचक वाक्य है जहां एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अन्य तीन वाक्यों में शायद ही, मैं नहीं समझती और संभव तो क्या है? अनिश्चितता या संदेह प्रकट कर रही है। अगला, श्रवण भाषा संप्रेषण का कौन सा
चरण है। तो देखिए श्रवण है यानी कि सुनना। सबसे पहले कोई ना कोई व्यक्ति क्या करता है, बात को सुनता है। तो सबसे पहले सुनता है, सुनने के बाद में बोलता है, बोलने के बाद में पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में क्या करता है, लिखता है। तो श्रवण है वो भाषा संप्रेषण का कौन सा चरण है, प्रथम चरण है। भाषाई कौशल के विकास का एक प्राकृतिक और क्रम निर्धारित है, जिसमें संक्षेप में सुबह पली यानी पहले क्या करता है व्यक्ति, सुनता है, सुनने के बाद में क्या करता है, बोलता है, बोलने के बाद में क्या करता है, पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में क्या करता है, लिखता है। ये 4 पॉइंट रहते। अब देखिए जैसे कि छोटा बच्चा है तो वो सबसे पहले कुछ भी नहीं करता, वो सबसे पहले जो अपन भाषा बोलते हैं, पहले अपन ने पॉइंट पढ़ा मातृभाषा, सबसे पहले जो अपन बोलते हैं वो सेम का सेम वो सुनता है। सुनने के बाद में जब वो जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे शब्दों को क्या करता है, बोलता है, और बोलने के बाद में वैसे वैसे शब्दों को क्या करता है, पढ़ता है, और पढ़ने के बाद लिखता है, तब वो कोई भाषा को सीख पाता है। जैसे अपन घर पे अपने राजस्थान में मारवाड़ी बोलते, तो मारवाड़ी अपन ने सुनी हुई है, तो अपन ने सुनी और सुनने के बाद अपन बोल सकते। मारवाड़ी न अपन को ज्यादातर पढ़नी आती किताबें, न अपन को लिखनी आती। क्यों नहीं आती, क्योंकि आज तक अपन ने कभी न इसको पढ़ा है न कभी लिखा है। दूसरा, हिंदी अपन सुन भी लेते, बोल भी लेते, पढ़ भी लेते, लिख भी लेते, क्योंकि अपन ने ऐसी प्रैक्टिस की है। जबकि काफी सारे ग्रामीण अंचल के बच्चे इंग्लिश को सुन लेते पर उनको कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए वो बोल नहीं पाते, न उसको पढ़ पाते, सिर्फ लिखने का कार्य करते। ये इतना और इतना करते। हिंदी में आप 100% काम करते हो, इंग्लिश और राजस्थानी में आप 50% आप काम करते हो, इसलिए आपको ये भाषाएं पूर्णतः नहीं आती। अगला, हिंदी संप्रेषण में लिखित अभिव्यक्ति का महत्व बताइए। जब अपन कोई चीज को लिखेंगे तो इसका क्या महत्व, तो लिखेंगे तो कोई चीज अपने पास संरक्षण के रूप में रह जाएगी, ये क्योंकि मौखिक रूप है वो एक क्षणभंगुरता में नष्ट हो सकता है। तो देखिए हिंदी संप्रेषण में लिखित अभिव्यक्ति का महत्व क्या है, सामग्री का शरण, वाचन का विकास, सामग्री का संरक्षण और धैर्यपूर्वक श्रवण का अभ्यास। गलत। मौखिक संप्रेषण क्षणभंगुर होता है, यानी कि वो कभी भी समाप्त हो सकता है, जबकि लिखित अभिव्यक्ति ज्ञान, विचारों, संस्कृति और ऐतिहासिक तथ्यों और युगों युगों तक सुरक्षित और सहेज कर रखने की मदद करती है। जब कोई चीज अपने लिखी हुई है तो उसको अपन युगों युगों तक जिंदगी भर रख सकते हैं। अतः इसका सबसे बड़ा महत्व सामग्री का क्या है, संरक्षण है। अगला, किसी साहित्य अंश की व्याख्या में आवश्यक तत्व है। कोई भी साहित्य अंश की व्याख्या है, उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, तो साहित्य में मूल भाव होना चाहिए, शिल्प पक्ष का उल्लेख होना चाहिए और संदर्भ होना चाहिए, उपयुक्त सभी। यानी कि कोई भी अपन व्याख्या कर रहे, सप्रसंग व्याख्या करते, उसके अंदर कहाँ से ली गई इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए, और उसका मूल भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है वो पता होना चाहिए, और इसका शिल्प सौंदर्य कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार से कलात्मक दृष्टि है, सभी का पता होना चाहिए। यानी कि गद्य पद्य का वास्तविक मूल भाव, भाषा शैली, अलंकार और रस संबंधी शिल्प, ये सभी अनिवार्य है। अगला, आवेदन पत्र के प्रमुख तत्व कौन से। आवेदन पत्र के प्रमुख तत्व संलग्न होना चाहिए, विषय होना चाहिए, और प्रेषक यानी भेजने वाला होना चाहिए, यानी कि उपयुक्त सभी। यानी कि एक आदर्श औपचारिक आवेदन पत्र को भेजने वाले का नाम पता होना चाहिए, उसका मुख्य जो विषय है वो होना चाहिए, और उसके साथ में उसकी जो सामग्री है, शैक्षणिक सामग्री वगैरह है, जो मार्कशीट वगैरह, वो सारी सारी होनी चाहिए। ये किसके, आवेदन पत्र के जो मुख्य चीज है। अगला, अभिनंदन पत्र की विशेषता क्या है। अभिनंदन पत्र होता है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है। अभिनंदन पत्र की विशेषता क्या है, फर्म का नाम, उपलब्धियों का उल्लेख, हस्ताक्षर और मूल्य सूची। अब अभिनंदन पत्र है, इसमें उपलब्धियों का उल्लेख किया जाता है, किसी की अपन बधाई देते हैं या फिर उसको अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, तो उसके अंदर फर्म का नाम कोई जरूरी नहीं है, हस्ताक्षर कोई जरूरी नहीं, मूल्य सूची जरूरी नहीं है, उपलब्धि उसने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की है वो उसके अंदर उल्लेख किया जाता है। तो अभिनंदन पत्र या मान पत्र, इसको अपन मान पत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मान पत्र, मान सम्मान। वो अपन कहते हैं ना कि भाई इसने मेरी बेइज्जती की, मेरी मान हानि हुई, यानी कि मेरे सम्मान की क्या हुई, हानि हुई। किसी विशिष्ट अतिथि, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी या समाज में गणमान्य व्यक्ति
के प्रति आदर प्रकट करने हेतु दिया जाता है। अभिनंदन पत्र है वो तो किसी अतिथि या मेहमान को, या फिर अपना कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति हो गया उसको, या अपने समाज के अंदर कोई गणमान्य अच्छा व्यक्ति उसको दिया जाता है। और इसकी सबसे प्रमुख विशेषता एक व्यक्ति की असाधारण उपलब्धियों को समाज में अनेक योगदान के विशेष में उल्लेख करना होता है, यानी कि इस व्यक्ति ने समाज के लिए क्या क्या कार्य किया उसके बारे में होता है। अगला, व्यवसायिक पत्र लेखन में आवश्यक तत्व है। अब व्यवसायिक, अपन को व्यवसाय के बारे में, धंधे के बारे में लिख रहे तो उसके अंदर सबसे आवश्यक क्या है? भावों का निरूपण। क्या अपने मन में भाव होने चाहिए? हालचाल बढ़िया है, वैसे वैसे तो कोई जरूरी नहीं है। कलात्मकता, कोई डिजाइन करना कोई जरूरी नहीं है। सामाजिक समर्पण करना कोई जरूरी नहीं है। उसके अंदर फर्म का नाम वो पता होना चाहिए, भाई आपने कहाँ से भेजा है और आपको कौन कौन सी चीजें चाहिए। तो व्यवसायिक पत्राचार अत्यंत औपचारिक, स्पष्ट और तार्किक रूप से होते। व्यापारिक विश्वसनीयता और वैधानिकता सुनिश्चित करने के लिए पत्र में सबसे ऊपर भाग पर, लेटर हेड पर व्यवसायिक फर्म का नाम और आधिकारिक पता मुद्रित होना चाहिए। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण क्या है व्यवसायिक में? उसका फर्म का नाम और उसके साथ में आधिकारिक पता होना चाहिए। अगला, शिकायती पत्र में विषय कहाँ लिखा जाता है? शिकायती पत्र में जो अपना विषय होता है वो कहाँ लिखा जाता है? मुख्य भाग से पूर्व। जो अपना मुख्य भाग अपन जो शिकायत करते उससे पूर्व क्या लिखा जाता है? उससे पूर्व अपने लिखा जाता है शिकायती पत्र में विषय लिखा जाता है। किसी भी शिकायती पत्र या प्रशासनिक पत्र में विषय को प्राप्तकर्ता के पते के नीचे तथा पत्र के विस्तृत विवरण मुख्य भाग के शुरू होने से ठीक पहले लिखा जाता है। यहाँ पर अपना एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट लिखते हैं और यहाँ पर फिर सर या मैडम लगा के यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। तो ये जो अपना मेन भाग लिखा जाएगा इसके जस्ट ऊपर क्या लिखा जाता है? विषय लिखा जाता है। अगला, प्रार्थना पत्र लेखन की प्रमुख विशेषता है। अब प्रार्थना पत्र अपन कोई भी लिखते हैं तो इसके अंदर सबसे मुख्य विशेषता क्या है? प्रार्थना पत्र के अंदर सबसे मुख्य विशेषता क्या होती है? तो प्रार्थना पत्र औपचारिक होना चाहिए, सही है। सुसंबद्ध होना चाहिए, सही है। प्रार्थना पत्र हमेशा स्पष्ट होना चाहिए और इसका मतलब ये सारे गुण इसके अंदर होने चाहिए। तो ये आपका जो पेपर था। अब इन सारों को आप और अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए एक हम एप्लीकेशन लेके आए जो सारे सब्जेक्ट के लिए एक ऐप लेके आए जिसकी नाम है एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज। ऐप का नाम क्या है? एग्जाम टॉपर्स 1 वीक सीरीज। अब इस ऐप में क्या मिलेगा? इस ऐप में आपको 50 रुपए में, कितने रुपए में? मात्र 50 रुपए में। 50 रुपए में जितनी आपकी फर्स्ट सेम सेकंड सेम की जितनी भी सीरीज है वो सारी आपको सीरीज की पीडीएफ मिलेगी। जितनी भी सीरीज आपको मार्केट में मिलती है उन सीरीज की आपको क्या मिलेगी? पीडीएफ। इसके साथ में आपको क्या मिलेगी? हिंदी इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेज। इसके साथ में आपको क्या मिलेंगे? पुराने साल के प्रश्नोत्तर। इसके साथ में आपको क्या मिलेंगे? गैस पेपर। ये सारे के सारे मात्र 50 रुपए मिलेंगे। ऐसा नहीं कि एक सीरीज के 50 रुपए, सारी सीरीज 50 रुपए में मिल जाएगी, पेपर वगैरह सब। तो बिना देरी किए आज ही एग्जाम टॉपर का ऐप डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और यूनिवर्सिटी की खबरों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।